जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सॉरी क्लास ज़रा 10-15 मिनट लेट स्टार्ट हुई है कि कुछ फैकल्टी मेंबर आए थे तो उनसे एक शॉर्ट सी मेरी मीटिंग थी, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया। एनीवेज वी आर स्टिल ऑन टाइम। तो हाँ जी, ठीक है जी, आपकी स्ट्रेंथ तकरीबन नॉर्मल है, तो स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर। अच्छा क्लास, इसमें मैंने आपको अब जो शोल्डर पढ़ाया है तो उसी पैटर्न पे हम रेस्ट ऑफ द रीजन्स हैं बॉडी के, उनमें जो मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी का कंपोनेंट है वो पढ़ेंगे। और मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी का कंपोनेंट पढ़ने के लिए पहले हमें एसोसिएटेड जो हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है और ऑब्जर्वेशन है उस पे हमें कमांड होगी, फिर हम स्पेशल टेस्ट करेंगे, देन वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ द पैथोलॉजी या पेशेंट प्रॉब्लम के इस मरीज को है क्या। तो जब हम उसकी डिटेल में पहुंच जाएंगे तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू ट्रीट दैट पेशेंट। नाउ यू कम टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट। कि एक मरीज है, उसको आपने डायग्नोज किया है कि उसको है जी टेनिस एल्बो। अब टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट आपने मैगी में नहीं लिखा होगा कि मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट लिखा होगा, लेकिन इसमें चूंकि आपने अब डायग्नोज कर लिया है कि इस बंदे को लैटरल एपिकंडलाइटिस है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको सर्च करना बहुत इजी हो जाएगा। और वो सर्च आप जो एविडेंस बेस्ड वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लेटेस्ट क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं वो आते हैं, तो उनसे आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि लेटरल एपिकंडलाइटिस को आपने कैसे ट्रीट करना है। और नंबर सेकंड ऑप्शन है कि जो आपने थेराप्यूटिक एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें भी आपने सेपरेटली एल्बो को पढ़ा है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, तो वो कंपोनेंट्स आपके उधर कवर हो गए हैं। प्लस जो मैनुअल थेरेपी की एडवांस टेक्निक्स हैं वो एज अ सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो इधर आज आपका जो फोकस होगा होता है मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में टाइम एंड अगेन आई
टेल यू कि दैट इज ऑन द असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो असेसमेंट ही इतनी अच्छी खासी एक्सटेंसिव होती है। अच्छा जी, अब जहां तक बात है कि रीडिंग मटेरियल की, तो रीडिंग मटेरियल को अब हम दो फॉर्म्स में डिवाइड किया करेंगे। जो तो इसमें ऐसी चीजें होंगी जो मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं उनकी पावर पॉइंट बनाऊं, तो वो मैं अपनी पावर पॉइंट में उनको कन्वर्ट कर दिया करूंगा फॉर द ईज ऑफ यू, आपको उसमें पढ़ने में आसानी हो। लेकिन वो जो पावर पॉइंट होगी उसको भी आपने अल्टीमेटली बुक से उसको कंपेयर करना होता है कि बुक में वो चीज क्या लिखी है। सिर्फ पावर पॉइंट डिपेंडेंट नहीं आपने रहना होता। और नंबर सेकंड इज द जो स्टडी मटेरियल होगा, दैट इज दिस अ बुक। ठीक है, ये बुक आप हार्ड फॉर्म में ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको वैसे ही ये दे दी हुई है। तो जो कंपोनेंट हमने सारे रीजन्स में कवर करने हैं मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट में, वो क्या होंगे? अप्लाइड एनाटॉमी होगी, फिर उसकी हिस्ट्री होगी कि एल्बो का मरीज किस किस किस्म की हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट कर सकता है, फिर ऑब्जर्वेशन होगी कि आप एल्बो को देखोगे तो वो आपको कैसा लग सकता है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन देखोगे इसकी क्या है, और उसके बाद इससे रिलेटेड स्पेशल टेस्ट है। लास्ट कंपोनेंट में रेडियोलॉजी भी लिखी है, लेकिन अगेन आई विल से कि रेडियोलॉजी भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, तो उसकी रेपिटेशन को हम अवॉइड करेंगे इन दिस मॉड्यूल। तो एल्बो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लो कि एल्बो का बेसिकली ये पिवट जॉइंट है, इन वन डायरेक्शन मूव करता है, जैसे आपके दरवाजे का जो कब्जा है वो मूव करता है। और इसका जो प्राइमरीली फंक्शन है कि अपर लिम्ब को कॉम्प्लेक्स पोजीशंस में प्लेस करने के लिए ये यूज होता है आपका एल्बो जॉइंट, क्योंकि शोल्डर जॉइंट आपका बहुत ज़्यादा मोबाइल है। तो एज कम्पेयर टू शोल्डर जॉइंट ये इतना मोबाइल नहीं, लेकिन शोल्डर को मुख्तलिफ एंगल्स पे एडजस्ट करने के लिए एज अ बेस ये जॉइंट जो है एल्बो जॉइंट ये यूज होता है। ठीक है, इसकी अप्लाइड एनाटॉमी आप देख लो, ये आपने पहले ही पढ़ी हुई है। ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है एल्बो जॉइंट, टू आर्टिकुलेशन से मिलकर बनता है। और कौन कौन से अपना जॉइंट्स हैं जो इसको बनाते हैं? तो नंबर फर्स्ट इज द अल्नोह्यूमरल जॉइंट, और ट्रोक्लियर जॉइंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, अल्नोह्यूमरल जॉइंट आपका मीडियल साइड पे है। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो तो क्विकली वी विल गो थ्रू इट। ये चीजें आपने देखो पहले भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द अल्नोह्यूमरल जॉइंट, that is the trochlea of the humerus and the trochlear notch of the ulna। तो दो चीजें हैं इसमें, ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस एंड द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना। और इसको आपने क्लासिफाई करना है अच्छा, इसको आपने क्लासिफाई करना है एज अ यूनिएक्सियल हिंज जॉइंट। ठीक है, यानी कि एक एक्सिस में करता है। और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि कैरिंग एंगल में जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन से जॉइंट की है, तो वो आपको स्ट्रेट अवे आना चाहिए कि वो आपका ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है। प्रीवियसली आपने इसको ह्यूमरो अल्नर भी कहा था। ह्यूमरो अल्नर या अल्नो ह्यूमरल, ये वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, और ये कैरिंग एंगल भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, कैरिंग एंगल एट द एल्बो। कि कैरिंग एंगल की वैसे तो क्लिनिकली प्रूवन है कि कोई सिग्निफिकेंस खास नहीं है। जिन लोगों में कैरिंग एंगल नहीं भी है वो भी उतनी ही एफिशिएंसी से कोई चीज उठाते हैं जिस एफिशिएंसी से वो लोग उठाते हैं जिनमें कैरिंग एंगल है। ठीक है, लेकिन फिर भी नेचर ने इसको प्रोवाइड किया है, और इसकी जो वैल्यू है वो फीमेल्स में बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर पेल्विस ये ज्यादा होती है।
अच्छा, रेस्टिंग पोजीशन वो पोजीशन होती है कि जिसमें द स्पेस इनसाइड द जॉइंट इज द मैक्सिमम एंड यू परफॉर्म आर द मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशंस एंड अदर एक्सरसाइजेज इन रेस्टिंग पोजीशन। रेस्टिंग पोजीशन है जी इसकी 70 डिग्रीज एंड द फोर आर्म शुड बी सुपिनेटेड टू 10 डिग्रीज। तो ये तो जी है आपका long humeral joint. Now you can see I have just highlighted the keywords. Now I will not go through the rest of the paragraph, but you should read it. ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और अब ये जो चीज मैंने उधर हाईलाइट की है इसी चीज का टेबल बना हुआ है। तो दिस इज वन एंड सेम थिंग। इसके आप अपनी बुक में शॉर्ट से नोट्स भी बना सकते हैं। The number second joint, which is a part of the elbow joint, is the radiohumeral joint. First is the ulnohumeral joint. The number second is the radiohumeral joint. Or radiohumeral, as the name indicate, is the this is also a uniaxial hinge joint. ठीक है, और ये हेड ऑफ द रेडियस और ह्यूमरस की कैपिचुलम के दरमियान बनता है। अल्लोह्यूमरल थोड़ा सा डिफिकल्ट टू मेमोराइज है कि अल्लोह्यूमरल आपका ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस एंड द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना में बन रहा है। एक सेकंड क्लास, कॉल आई है, एक सेकंड। हेलो, हाँ हाँ। अच्छा क्लास, आप लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। तो आई थिंक कि आप फोन कर दिया करो। एनीवेज आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। सिर्फ अभी हमने अल्नोह्यूमरल जॉइंट पढ़ा है। मैं 1 मिनट में अभी तक जो पढ़ा है वो मैं रिवाइज कर देता हूँ। अल्नोह्यूमरल जॉइंट पढ़ा है हमने, और दूसरा हम पढ़ रहे थे एल्बो जॉइंट में रेडियो ह्यूमरल जॉइंट। तो जो आपका अल्नोह्यूमरल जॉइंट है वो ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस में बन रहा था और ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना, और इसकी रेस्टिंग पोजीशन 70 डिग्रीज है। फ्लेक्शन elbow flexed at 70 degrees and the forearm supinated at 10 degrees। और दूसरा है जी रेडियो ह्यूमरल जॉइंट। ये आपका बन रहा है बिटवीन द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस एंड द हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है, अच्छा इसकी जो रेस्टिंग पोजीशन है, रेस्टिंग पोजीशन मींस कि जहां पे मैक्सिमम स्पेस है इनसाइड द जॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा वेटिंग रूम में आता है तो उसको हम ये लो जी, एक सेकंड में डिसेबल कर देता हूँ वेटिंग रूम को। ये ले, मैंने जी वेटिंग रूम को डिसेबल कर दिया। नाउ यू ऑल कैन ज्वाइन फ्रीली अगर आपका डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये है जी रेडियो अल्नर जॉइंट। अब चीज़ों को आपने सिंपल रखना है। इसमें से कीवर्ड्स को आपने पिक करना है, जैसे मैंने हाईलाइट किए हैं। उसकी रेस्टिंग पोजीशन 70 डिग्रीज है और रेडियो ह्यूमरल जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन फुल एक्सटेंशन एंड फुल सुपिनेशन है। और क्लोज बैक पोजीशन है रेडियो ह्यूमरल जॉइंट की एल्बो फ्लेक्स टू 90 एंड सुपिनेटेड टू 5 डिग्रीज।
और कैप्सुलर पैटर्न ये आप देख लें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, और इसका है जी फ्लेक्शन एक्सटेंशन। यूजली कैप्सुलर पैटर्न जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शोल्डर का होता है। नाउ यू कम टुवर्ड्स द अप्लाइड एनाटॉमी फिगर कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से लिगामेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये देखिए जी, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल, आप लोग बैठे हुए हो। ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया इज अ ग्रूव टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका अल्नो-ह्यूमरल जॉइंट है, ओलिकुरनन है, और ये सारी चीजें हैं। ये कैपिचुलम है आपकी। तो ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसको रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। Now this is the carrying angle. This lady is standing and she is exaggerating her left extremity. She is a bit tilted towards the leg side just to give you an understanding of the carrying angle. तो ये आप अगर देखें तो you will find this much space here. This is the carrying angle space and this is less, and she is also a bit tilted down to the left side. Now when you will calculate the angle, you will see that if you will draw a straight line to the humerus and a long line along the axis of the forearm, now this angle will be the carrying angle, and normally this is 15 degrees, and it is more in females because of the broader pelvis. अच्छा जी, इसके बाद था जी दूसरी चीज थी कि सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स हैं, दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ योर एल्बो जॉइंट्स। तो ये यहाँ पे लगे होते हैं जी, ये इंटरओशियस मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं। दिस इज योर सुपीरियर रेडियो अल्नर, दिस इज योर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो इनकी भी रेस्टिंग पोजीशंस आप अगर का याद कर लेंगे तो बेहतर है, लेकिन एल्बो जॉइंट की अंडर ग्रेड लेवल पर याद करना वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू द रेडियो अल्नर जॉइंट्स। जैसे इसकी 35 डिग्री सुपिनेशन है और 70 डिग्रीज एल्बो फ्लेक्शन। These are all the ligaments and history, and let's see, there is it has not written the inferior radial ulnar joint. तो inferior radial ulnar joint भी इसको कहा जाता है, जो कि inferior साइड पे होता है। लेकिन क्लिनिकली चूंकि ज्यादा मूवमेंट जो है वो सुपीरियर अल्नर रेडियो अल्नर जॉइंट में होती है, इसलिए दिस इज मोर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। बल्कि इसने इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अप्लाइड एनाटॉमी। नाउ आई रिवाइज फॉर ऑल ऑफ यू हु जॉइंड लेट कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पढ़ा, इंटरओशियस मेम्ब्रेन पढ़ी, मिडल रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन पढ़ी, कैरिंग एंगल देखा, जॉइंट्स की रेस्टिंग पोजीशंस देखी, रेडियो ह्यूमरल जॉइंट देखा, अल्नो ह्यूमरल जॉइंट देखा, और एल्बो का फंक्शन देखा कि क्या है। नाउ वी कम टुवर्ड्स द पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट हिस्ट्री का मतलब है कि क्लिनिक में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वाले जो मरीज हैं वो किस तरह के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लोग देखोगे। पेशेंट की क्या हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, और हिस्ट्री लेने में आपने किन किन पॉइंट्स को बैक ऑफ योर माइंड आपने रखना है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट इज द एज ऑफ द पेशेंट, के हाउ ओल्ड द पेशेंट इज, ठीक है। एज से आपको किन चीजों का पता चलेगा कि बाज़ डिजीजेस खास एज रिलेटेड होती हैं। जैसे पुल्ड एल्बो है तो वो चाइल्ड में होगी, पुल्ड एल्बो। लेटरल एपिकंडलाइटिस चाइल्ड में नहीं हो सकता। लेटरल एपिकंडलाइटिस या टेनिस एल्बो विल बी इन अ पर्सन विद 35 इयर्स ऑफ एज। तो एज से आपको काफी चीजों का पता
चल जाएगा। अब बच्चे को नहीं आप फौरन से डायग्नोस कर सकते कि इसको टेनिस एल्बो है। अब किसी अडल्ट को नहीं आप कह सकते कि इसको पुल्ड एल्बो हो गया, क्योंकि अडल्ट को तो कोई गोद में नहीं उठाता बाजुओं से, ठीक है। तो ये पुल्ड एल्बो या दूसरी जो है ये एज रिलेटेड, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी भी आपने पेशेंट हिस्ट्री में देखना है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी अगेन एंड अगेन, ये थेराप्यूटिक्स में भी मैं आपको बताता हूँ कि फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, फूश इंजरी इसको कहते हैं। फुलिश इंजरी याद करने के लिए इसको आप कह सकते हो कि आप ऐसे गिर रहे हो कि आपका एक हाथ जमीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द फूश इंजरी। ये भी जी हो सकता है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ठीक है। दूसरा है कि मीडियल एपिकंडाइल स्ट्रेस हो सकता है मरीज का, इंजरी एट द रेडियो ह्यूमरल जॉइंट, एबनॉर्मल स्ट्रेस एट द मीडियल एपिकंडाइल। और जो लेटरल एपिकंडाइल का स्ट्रेस है उसको आपने टेनिस एल्बो कहना है, और जो मीडियल एपिकंडाइल का है उसको आपने कहना है लिटिल लीग्स एल्बो, या इसके लिए हम एक और नाम भी था पहले जो यूज होता रहा है, मेरा ख्याल है उसने इसको इस टर्मिनोलॉजी से निकाल दिया है। तो मीडियल को आप गोल्फर्स एल्बो भी कह देते थे पहले, ठीक है। लेकिन चूंकि गोल्फ इज नॉट वेरी कॉमन स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ अ वेरी लिमिटेड स्पोर्ट्स, इसके लिए और लग्जरी बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा बहुत चाहिए इसको खेलने के लिए, तो इसलिए ये इतनी कॉमन नहीं है। तो लिटिल लीग्स इसके लिए आप वर्ड मीडियल एपिकंडाइल की जो इंजरी है उसको कह सकते हो। पॉप पॉप आउट की फीलिंग होती है कि मरीज कोई हैवी एक्टिविटी करता है तो वो आपको हिस्ट्री देता है कि मैंने ये बॉल थ्रो की तो मेरे शोल्डर में से पॉपिंग साउंड आई या मेरी एल्बो में से पॉपिंग साउंड आई, ठीक है। तो अगर पॉपिंग साउंड आ रही है, इट इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ डिसलोकेशन और लिगामेंटस इंजरी और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट स्ट्रेन, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फूश इंजरी। तो फूश इंजरी कैन आल्सो इम्पैक्ट योर medial epicondyle. I am again repeating, foosh injury impact your shoulder joint, your medial epicondyle and your scaphoid. Fall on the outside. अच्छा जी, नंबर तीसरी चीज जो हिस्ट्री में आपने देखनी है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आपने देखने हैं, और ये देखने हैं कि ये जो पेशेंट की कंप्लेन है इसकी जो फ्री अपना रिकरेंस है वो कितनी है, क्या मरीज खुद से ठीक हो जाता है और फिर कंप्लेन करता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में ये चीजें आपने देखनी है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर उसके क्या है, या इसको आप एग्रीवेटिंग फैक्टर देख लो या सिविरिटी और इरिटेबिलिटी आप भी वो भी आप हिस्ट्री में देख सकते हो। और हिस्ट्री में आपने डिटेल ऑफ द प्रेजेंट पेन एंड द अदर सिम्टम्स देखनी है, ठीक है, कि पेन कोई रेडिएट तो नहीं कर रही, एक्टिंग पेन तो नहीं है, और डबल क्रश न्यूरोलॉजिकल इंजरी तो नहीं। समटाइम्स एल्बो इज नॉर्मल, नाउ लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। Elbow joint is normal, but the nerves which are crossing the elbow joint, they are compressed. Sometimes they are compressed in the neck, sometimes they are compressed in the muscles. Now if the median nerve is crossing the elbow joint and it is compressed before elbow joint, so you can get the feeling that the elbow joint is hurting. Actually elbow joint is normal, patient will not give you any history of elbow joint pathology or injury, but when you will do the upper limb test, tension test, or you will do the scanning examination, you will come to know that his or her nerves are at problem. फिर आपने हिस्ट्री में ये चीज देखनी है कि कौन सी एक्टिविटीज उसकी पेन को इंक्रीज कर रही हैं और कौन सी एक्टिविटीज उसकी पेन को
डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। तो रेस्ट अगर उसकी पेन को डिक्रीज कर रहा है और एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो इट मींस के आर्थराइटिस की तरफ वो पेशेंट है, या मायोस्टैटिक या मसल पैथोलॉजी कोई उसमें है, ठीक है। तो एल्बो रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं जो उसको तंग कर सकती हैं, उसमें पुलिंग है, ट्विस्टिंग है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, कंप्रेशन है, कोई आपने हैवी चीज उठा के आपने टेबल पे रखी है, या आपने डोर ओपन किया है, कपड़े आयरन कर रहे हो, ग्रिपिंग कर रहे हो, कैरिंग कर रहे हो, ठीक है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, उनमें आपने जाना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हर्ट करती हैं। और हिस्ट्री में आपने देखना है कि कोई ऐसी पोजीशन है जो मरीज को रिलीव करती है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं। अब एल्बो जॉइंट की डिफॉर्मिटी, इसको आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझना है कि डिफॉर्मिटीज सम टाइम नॉर्मल होती हैं और वो पेशेंट की कंजेनिटल होती हैं, सम टाइम उसको आप कह सकते हो कि वो फिजियोलॉजिकल हैं या कंजेनिटल हैं। मरीज उनके साथ फुली फंक्शनल होता है। इसकी वेरी गुड एग्जांपल इज फास्ट बॉलर शोएब अख्तर। He has elbow hyperextension deformity plus he is flat foot pes planus and he is the still the fastest bowler in the world besides these deformities. तो अगर आप डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने बैठ जाओगे कि आप कहोगे जी ये आपका फ्लैट फुट है तो ये मैं एक्सरसाइज करा के ठीक कर दूंगी, या ये तुम्हें हाइपर एक्सटेंशन है मैं ठीक कर दूंगी, मे बी वो डिफॉर्मिटीज की वजह से ज्यादा फास्ट बॉलिंग करवा रहा हो। उस पर जो एलिगेशन लगी थी उसमें भी यही चीज बायोमैकेनिकली प्रूव हुई थी कि वो डिफॉर्मिटी की वजह से उसका जो थ्रोइंग एंगल है, बॉल थ्रोइंग एंगल है, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिटी। तो ये हिस्ट्री के एंड में मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर आप देखोगे को मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट तो नहीं। तो ये हिस्ट्री के रिलेटेड पॉइंट हैं। और फिर आपने देखना है कि कौन सी एक्टिविटी मरीज फंक्शनली नहीं कर पा रहा। फिर आपने मरीज की यूजुअल एक्टिविटी ऑफ पास टाइम देखना है कि वो कोई टेनिस खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है, ड्राइवर है, क्या करता है, ठीक है। फिर आपने नर्व्स को चेक करना है सारी। मरीज आ रहा है, आपने नर्व की इन्वॉल्वमेंट को चेक करना है, हिस्ट्री लेनी है नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट की, और ओवर यूज को देखना है कि प्रीवियसली कोई ओवर यूज इंजरी तो नहीं थी। तो ये सारे 12 पॉइंट्स हैं। व्हाइल टेकिंग द हिस्ट्री यू शुड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट, दीज ऑल पॉइंट्स शुड बी एट द बैक ऑफ योर माइंड। These are important points which should be at back of your mind while you are taking the history. Now I think I also have a hyperextension at my elbow joint. Now I want to show you it. ठीक है, तो ये अगर एल्बो जॉइंट ये न्यूट्रल पोजीशन में आ गया है, ठीक है। आप सब में खास तौर पे गर्ल्स में ये जो है ये होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको और थोड़ा सा इसको ऐसे करो तो you can see that my elbow is a bit hyperextended, not very much but it is a bit hyperextended now। ये हाइपर एक्सटेंशन में है, ये थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, ठीक है। दिस इज द, you can say 5 to 10 degrees hyperextension, but this is considered as normal। I can do all my activities। You can check yourself also if you have any of these। डिफॉर्मिटी इज अ हार्श वर्ड, यू कैन से कि इसमें से कोई चीज आप में हो सकती है। कैरिंग एंगल को अगेन एंड अगेन हम पढ़ते हैं, इसको अब मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं करना। क्यूबिटस वेरस एंड क्यूबिटस वेल्गस, इसको भी आप पढ़ते हो, ये भी मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये आपकी एल्बो है, यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है। अगर आपकी एल्बो इस तरह करके ज्यादा इस साइड पे चली जाए, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज, अब एल्बो चूंकि अंदर की तरफ आई है तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्यूबिटस वेरस। एंड अगर इस तरह चली जाए यानी कि एल्बो यहाँ से थोड़ी बाहर चली जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज द क्यूबिटस वेल्गस। तो लेट्स सी कि ऐसा ही है। तो
एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू नी। ठीक है, नी में एक सेकेंड, नॉर्मल कैलिंग एंगल, एक्सेसिव क्यूबिटस वेल्गस। ठीक है जी, एक्सेसिव क्यूबिटस वेल्गस। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो नी से थोड़ी सी डिफरेंट है। नी में चूंकि आप नी को कंसीडर करते हो, जेनु वेलगम और जेनु वेरस कहते हो, और उसमें स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं। अभी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको थोड़ा सा मिक्स किया है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना कि क्यूबिटस वेल्गस इज बेसिकली कि जो आपका फोर आर्म है वो आउटवर्ड चला गया है, दिस इज द क्यूबिटस वेल्गस, और एंगल इज इन दिस पिक्चर इज 30 डिग्रीज एंगल। ठीक है, ये नॉर्मल एंगल है, ये जो ट्राई एंगल बनी हुई है ना, दैट इज इंडिकेटिंग द एंगल। नाउ दिस इज द 30 डिग्रीज एंगल। ये क्यूबिटस वेल्गस है, और क्यूबिटस वेरस मीन के जो एंगल है वो 15 से डिक्रीज हो गया है, और पेशेंट का जो फोर आर्म है वो अंदर की तरफ यानी कि वेरस पोजीशन में आ गया है, नॉट एल्बो जॉइंट। आई टोल्ड यू अबाउट द एल्बो जॉइंट वेरस एंड वेल्गस पोजीशन। तो एल्बो वेरस और वेल्गस मैंने आपको बताया है, बट एक्चुअली इट इज क्यूबिटस वेरस और वेल्गस में आप फोर आर्म की पोजीशन से आप पोजीशन निकाल रहे हो। आप 15 डिग्री से अगर एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज जेनु वेरस। तो ये one deformity, two deformity, and number third is the gun stock deformity। अब गन स्टॉक डिफॉर्मिटी क्या होती है? गन स्टॉक डिफॉर्मिटी में क्यूबिटस वेरस होता होता इसका जो एंगल है वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर जाता है। तो अगर आप डी में देखो, -15 डिग्रीज मीडियल डेविएशन। ठीक है, ये है जी -5 डिग्रीज क्यूबिटस वेरस। क्यूबिटस वेरस इज -5 डिग्रीज, ये मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ फॉर योर ईज। एंड क्यूबिटस वेरस, इफ द एंगल इज -15 degrees, then you will call it as the gun stock deformity। Now I will actually show you what is the gun stock। ठीक है, and how does it look like in actually। तो इसको अगर आप देखो तो it will be like this। You will go to the internet and I will show you a picture of gun stock। ये एक खास टाइप की गन होती है, पुराने जमाने की गन है, आजकल ये यूज नहीं होती, या कभी शिकार में आप कह सकते हो यूज हो जाती है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सेव इमेज एज on the desktop, and here we are here। Yes, now I am showing you the gun stock deformity। I will insert this picture in the Moodle also। So class, just appreciate this deformity। ठीक है, तो ये गन आप देखते हो कि ये लकड़ी की गन है, और ये इसका इस तरह करके बैरल बना हुआ है, और ये इसका ट्रिगर है, और ये सीधी यूं करके आ रही है, ये इसकी नॉब है, और ये गन स्टॉक इसको कहते हैं। और ये इधर से ऑपरेट होती थी, इधर इसका स्प्रिंग लगा होता है और इधर इसकी गोली लगती है, और इधर से इसको बैक किया जाता है। तो पुरानी फिल्मों में इंडियन या इंग्लिश आपको ये नजर आती है। इन एक्चुअल पोजीशन इज लाइक दिस। What I told you that it is -15 degrees. Angle is -15 degrees. -5 is the cubitus ferus and -15 is the gun stock deformities. This is very important.
and the position of the limb will be like this. ठीक है. So this was all about the deformities, various deformities which you will learn here. Or now you come towards the examination part, and after examination you will quickly go through the special tests. ठीक है. तो एग्जामिनेशन में हम आ जाते हैं. जस्ट गिव मी अ 5 मिनट, नॉट मोर देन 5 मिनट्स ब्रेक. थोड़ा मेरा जो थ्रॉट है, मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं, दे गेट a bit tight, so I just drink a water. You also can drink water, and we are just coming in 3 to 5 minutes, not more than that. And do not log out from the meeting. Now we will start from examination.
G class, we are back, and now we will start the examination part of elbow ke how you will carry the examination component in case of elbow. तो ये अब हम देखते हैं. तो सबसे पहले तो आप जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी मूवमेंट करवाने से पहले आपने दो चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है कि पेनफुल मूवमेंट्स आपने एंड पे करवानी है. अब बुक में और थेरेपिस्ट में और टीचर में यही फ़र्क होता है. बुक में एक यूजुअल चीज़ें लिखी होती हैं, एक एवरेज चीज़ें लिखी होती है, और वो चीज़ें लिखी होती हैं जो रूटीन में होती हैं. तो रूटीन में एल्बो का मरीज एक्टिव मूवमेंट्स कर सकता है, लेकिन अगर मरीज को एक्टिव मूवमेंट्स पेनफुल हैं तो फिर आप ऐसे पैसिव मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो एल्बो की आपने सारी की सारी एक्टिव मूवमेंट्स करवानी है, और एल्बो की आपको एक्टिव मूवमेंट्स की रेंज पता होनी चाहिए क्या है. अब एल्बो की एक्टिव मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. फ्लेक्शन एल्बो की है जी 140 टू 150. अब ये उसने इसलिए लिखी है कि अब एक बंदे की न्यूट्रल है, एल्बो 0 टू 140 जा रही है. एक बंदे की जैसे एल्बो मेरी हाइपर एक्सटेंशन है -10 डिग्रीज, तो मेरा अगर -10 से 140 जा रहा है तो मेरी कंप्लीट रेंज कितनी बनी? 150. ठीक है. तो इस वजह से इसने इसको 140 टू 150 लिखा है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. आप लोग भी अगर आते तो गर्ल्स बॉयज़ में हाइपर एक्सटेंशन प्रेजेंट होनी थी. फिर एक्सटेंशन एल्बो की है जी 0 टू 10 डिग्रीज. वैसे एक्सटेंशन 140 टू 0 डिग्रीज होती है, लेकिन ये फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन होती है. तो प्योर एक्सटेंशन 0 टू 10 डिग्रीज जो है वो हो सकती है. सुपिनेशन 90 डिग्रीज है और प्रोनेशन भी 90 डिग्रीज है. बस ये चार मूवमेंट्स याद कर लो तो ये काफ़ी है आपके लिए. और दिस इज द नॉर्मल एल्बो हाइपर एक्सटेंशन. इन फैक्ट इट इज मच मोर प्रोनाउंस्ड. इट इज नॉट 10 डिग्रीज, इट इज मोर देन 15 डिग्रीज. ठीक है. तो इसके बाद जी पैसिव मूवमेंट्स हैं. पैसिव मूवमेंट्स में एल्बो फ्लेक्शन जब कराओगे तो टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन में चला जाएगा. एक्सटेंशन कराओगे तो बोन टू बोन ब्लॉक आपको मिलेगा. तो आई विल जस्ट शो यू ऑन माइंड कि ये देखो कि जब आप एल्बो फ्लेक्शन करवाओगे तो इधर से आपको ये स्प्रिंग सा मिल रहा है. ठीक है. ये मेरा फ्लेक्सर और these my forearm flexors and elbow flexors, they are meeting each other and they are giving the flexion. फ्लेक्शन का कंप्रेशन दे रहे हैं सॉफ्ट टिश्यूज का और स्प्रिंगी एंड फीला. अगर मैं इसको एक्सटेंशन कर रहा हूँ तो ये एकदम से अब्रप्टली स्टॉप हो रहा है, और ये बोन टू बोन मेरा जो ओलिकोरोनल प्रोसेस है और ओलिकोरोनल नॉच ऑफ द ह्यूमरस है वो आपस में मिल रहे हैं, और ये अब्रप्ट एक स्टॉप आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड द बोनी एंड ब्लॉक. ये बोनी एंड ब्लॉक इसमें आ रहा है. वी आर जस्ट फिनिशिंग द लेक्चर. तो ये देखें जी, ये अब एल्बो की डिफरेंट पोजीशंस हैं. टेस्टिंग लेंथ ऑफ द टाइट मसल्स. अगर आप चेक करना चाहते हो बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, लॉन्ग रिस्ट एक्सटेंसर्स को, लॉन्ग रिस्ट फ्लेक्सर्स को, जो भी मसल है उसका जो एक्शन है उसके ऑपोजिट आपने चले जाना है. What I am saying, action of the muscle, you have to go in the opposite direction of that action. Now you are stretching that muscle. Not only you are stretching that muscle, you are also testing the length of that muscle. Now in case of A, you are what you are doing, you are extending elbow joint and you are extending the shoulder joint, because your elbow flexor is also a flexor at the shoulder joint. So you are extending and checking the length of biceps.
Now you are checking the length of triceps. You are flexing the elbow fully and you are extending the shoulder fully. तो ट्राइसेप भी आपका शोल्डर पे और दूसरी जगह पे काम करता है। और इधर आप किस चीज की लेंथ चेक कर रहे हो? आप एक्सटेंसर्स की, फोर आर्म एक्सटेंसर्स की चेक कर रहे हो और इधर फोर आर्म फ्लेक्सर्स की चेक कर रहे हो। नाउ आई कम टू ये रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स हैं, ये मसल की स्ट्रेंथ या मैनुअल मसल टेस्टिंग करने के लिए हैं, ठीक है। और ये नर्व रूट्स वैल्यू हैं, ये आप उसमें देख लेना, ये चार्ट्स को आप स्किप कर देना, ये टेबल एक दफा देख लो। फिर एंड में मैं जी आपकी चैट को रिप्लाई करता हूँ। जस्ट गिव मी 3 to 4 minutes more, then we will end the lecture। तो ये एल्बो फ्लेक्शन देख लो कि कौन सी फंक्शनल एक्टिविटी है जिसमें एल्बो फ्लेक्शन सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो दैट इज़ द टेलीफोन। टेलीफोन जब आप यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे बात करते हो तो यूज़ होती है। इसके बाद है जी एक्टिविटीज़, वो वाली एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी जो सुपिनेशन प्रोनेशन है वो ज़्यादा यूज़ होती है। और सुपिनेशन प्रोनेशन भी आपकी टेलीफोन में ज़्यादा यूज़ होती है, और बॉल थ्रो करते हो उसमें यूज़ होती है, डोर खोलने में यूज़ होती है, और डिनर फोर्क में इवन इन ड्राइविंग यूज़ हो रही होती है। और इसके बाद हैं जी स्पेशल टेस्ट, एंड दीज स्पेशल टेस्ट वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम, देन आवर यूनिट विल बी completed ऑफ एल्बो। नाउ somebody सर टेस्ट नेक्स्ट में पढ़ दीजिएगा। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बट द न्यू थिंग फॉर यू पीपल इज because you are here in a online mode, so I have designed a new thing for you। हाँ, असाइनमेंट मैं अपलोड कर देता हूँ, बल्कि मैंने आपको कहा है कि मैं एकेडमिक कैलेंडर वाइज चारों असाइनमेंट्स आपकी अपलोड कर देता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे भी याद करा दिया करो, इंशाल्लाह आज मैं यहाँ से करके जाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना आप में से 2 स्टूडेंट्स या कम से कम एक तो आए ना, एक से इधर, एक हम इधर से कोई अरेंज कर लेंगे, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट करने से बेहतर है कि चलो 2 बंदे इधर अगर सीख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। So I have this HD camera, or if you have the HD camera, you can install the app here, which is called this wireless HP camera, Droid Cam is the app which can you install in your mobile phone। Now what we will do, you also bring the Bluetooth। तो मैं ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इसको हम स्किप करके इसके साथ हम ऐड एन अदर कैमरा ऐड कर लेंगे, और वो कैमरा एक स्टूडेंट ने पकड़ा होगा, और वो जो कैमरे का आउटपुट है वो हमारे पास इधर जूम कैमरे में आएगा। I will perform test physically on that model, or the second student will be holding that camera in the correct positions। ठीक है, मेरा मूड था इसकी आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपना ओरिएंटेशन अब क्या करूँगा, कर देने की ज़रूरत नहीं है, आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी। तो नेक्स्ट टाइम आई सपोज कि अगर काजिम आ जाए और उसके साथ आ जाए अली मोहसिन आ जाए तो इट वुड बी गुड, या अली मोहसिन आ जाए और उसके साथ आ जाए आफाक आ जाए, इट इज़ आल्सो गुड। HD कैमरा आप में से अगर किसी के पास है या DSLR है तो वो देख लो, वो ले आओ, लेकिन उसको फिर चार्ज रखना पड़ता है क्योंकि वो वीडियो में बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास रिच लर्निंग रिसोर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो जी ठीक है जी, उधर से कर लेंगे, और जो भी है वो हम इसको अटैच कर देंगे। योर कैमरा विल बी अटैच्ड विद माय लैपटॉप वायरलेसली थ्रू द सेम नेटवर्क। तो जो भी मोबाइल में वीडियो की रिकॉर्डिंग आएगी थ्रू लैन, दैट विल बी शोन टू यू ऑन दिस कैमरा ऑफ लैपटॉप, और वो आप सारे के सारे रिकॉर्डिंग में भी देखोगे। और माई हैंड विल बी फ्री, आई विल बी कनेक्टेड विद अ वायरलेस डिवाइस, then I will be able to demonstrate all those clinical tests in a more efficient way, so you don't have to go into the video of YouTube। ठीक है जी। तो ये क्या कह रही है सर, लेक्चर काइंडली अपडेट द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन यूट्यूब। ठीक है जी, आप अपने बाकी टीचर्स को भी ये कहें,
अभी हमारी मीटिंग है तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि यहाँ लिंक डाल दें, तो यहाँ लेक्चर डाल दें, तो इसको फिर इसमें हम सर एंड कर देते हैं। जी जी। सर हम हर क्लास में हर टीचर को सबसे पहले तो खुद बोल के रिकॉर्ड करवाते हैं, उसके बाद हम उनके जो हमारा ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप में उसके बाद टेक्स्ट करते हैं कि अच्छा मीटिंग की रिकॉर्डिंग सेंड कर दे। सर अच्छा कोई अच्छा। टीचर भी सेंड नहीं करता, मैम हुमा ने बस 2 दफा सेंड किया, उसके अलावा कोई अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं आई। सर जरूरत देखो होती है कि इधर उसके। इधर अब आपकी गलती है। देखो इधर जो यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी हुई हैं, जी सर। that are beyond your thoughts, that are beyond your thoughts, being the senior designation, not only the designation but the जी सर। authorities and the rights to make the decisions are much more than the previous one। ठीक है, तो कोई ठीक है भी सर। आपका ये मसला है ना रिकॉर्डिंग का, व्हाट्सएप पे ना जाया करो, आप सिंपली टीचर को लिख दिया करो और बीच में मुझे सीसी रख दिया करो, एंड दैट विल बी द प्रॉपर चैनल जिसमें मैं टीचर को रिमाइंड कराऊंगा और आपके सामने रिमाइंड कराऊंगा। ठीक है, तो ओके इंशाल्लाह सर। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, आज की डेट आप नोट कर लो, 1 अप्रैल, all of your teachers will share you the recordings, either the link will be shared। अब देखो YouTube से जाना, अब मेरे जैसा टीचर तो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है बैठ के, मुझे तो आपके लिए टाइम ही टाइम है, मैं बैठ के YouTube पे डाल देता हूँ, वो आधे घंटे में पौने घंटे में वो इतनी हैवी फाइल डालता है, फिर मैं उधर से वो YouTube का चैनल जो है उसको सर्च करता है, उसको प्रोसेसिंग का टाइम करता है और फिर देखता है कि इसका कंटेंट क्या है, फिर उसको ओके करता है और पब्लिश करता है, फिर मैं उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं इंसर्ट करता हूँ आपके चैनल में। तो ये इतना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि ये मैं, अगर आप 32 बैठे हो, मैं आपको 32 को भी सिखाऊं तो आपको शायद 1 हफ्ता लगे इसको सीखने में। तो ये आप जी एक्सपेक्ट सर ना सही है। करो कि इस तरह का काम बाकी टीचर्स करेंगे, लेकिन बाकी टीचर्स आपके साथ ये कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग के लिंक से फिलहाल काम चलाना, फिर नेक्स्ट वीक मुझे बताना, अगर उससे काम नहीं चला तो फिर हम यूट्यूब चैनल बनवा देंगे सारे टीचर्स का, जैसे मैंने अपना बनाया है। तो लेट्स होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड नाउ वी आर एंडिंग द लेक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ठीक टाइम है आपने आना है। नेक्स्ट लेक्चर आपका कब है? सर ट्यूसडे को। ट्यूसडे को। सेकंड स्लॉट में रख लेते हैं, जी सेकंड सेकंड स्लॉट में ही स्लॉट ही है होता है। सर। सेकंड सर स्लॉट में दो ट्यूसडे स्टूडेंट्स आ सेकंड जाइए। स्लॉट नहीं है सर, सेकंड हाँ स्लॉट में डॉक्टर हुमा का लेक्चर है। तो ठीक है, मेरा किसी और स्लॉट में रख दो, मेरा फोर्थ स्लॉट में रख दो। ओके सर फोर्थ पे कर देंगे। फोर्थ में रखते हैं और अली मोहसिन आ जाएं साथ साथ, काजिम आप आ जाएं, अगर काजिम आप नहीं आ सकते तो फिर आफाक आ जाए। ठीक है, ठीक है सर आ जाएंगे। आगे ओके स्पेशल ओके सर। टेस्ट की जो वीडियोस है ना वो हम आपको शेयर करते हैं और आप दोनों वैसे ही सीख लोगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ पढ़ के आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो ठीक है थैंक सर। यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ठीक है। ओके सर अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।